एक्चुअली ब्रोकर यानी यही रहता है कि जो सबके बीच में है, सबके बीच में हाँ, है। जो सबके जी, बीच जी, में है बहुत वो अच्छा broker है। टैगलाइन दिया सर आपने, ब्रोकर यानी कि जो सबके बीच में है। हाँ, तो वो बंदा है वो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कि जब वेस्ट पूना में तो मैंने किसी को देखा नहीं था, पहला यही चैनल था, हॉल रूम अपना ही किचन। चैनल था, हॉल रूम हाँ, किचन ही पहला चैनल हाँ, था। तो राइट वो स्टार्ट हुआ। तो वो ये करने के पीछे का रीजन क्या था, कि वो बैक ऑफ द माइंड क्या था कि बाबा यूट्यूब का एक चैनल चालू करेंगे, वहाँ से लीड जनरेशन करेंगे और वो लीड्स को कन्वर्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, क्योंकि उसके पहले ट्रेडिशनल बिजनेस चलता था, पेपर एड्स, मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ वगैरह। ये आउट ऑफ द ट्रेंड जाके नया कुछ करने का अचानक से कैसे क्या सूझा, और क्या मोटिवेशन था वो सब चीज़ें करने के पीछे एग्जैक्टली? वेलकम सुमित। एक्चुअली सीजन 2 की शुरुआत हुई है अभी, ये पहला एपिसोड है हमारा। ओके। और आज पहले एपिसोड में ऐसा गेस्ट है कि जिसने आज तक यूट्यूब पे बहुत अच्छा सक्सेस मिला है, तो ये हमारे लिए एक नया बूस्ट है। हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, हमारे जो व्यूअर्स है, उनको आज बहुत सारी चीज़ें जाननी है आपसे कि जी जी क्योंकि आज का ट्रेंड है यूट्यूब, और हर एक को आज यूट्यूब पे लीड जनरेशन करना है, तो कौन बेटर है उसके लिए सुमित के सिवाय। तो आज का हमको बहुत सारी चीज़ें नई सुननी है तुमसे और सीखनी भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच अभिजीत सर। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स कहना चाहूँगा, बिकॉज आपको देख के ही हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, और यू आर दी फर्स्ट पर्सन मैं कहूँगा जिनसे हमने इंटरेक्शन किया था। तब तो मुझे लगता है चैनल पार्टनर ये टर्म या बिजनेस पार्टनर ये टर्म एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। उस टाइम से आपको जानता हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने आज बैठ के, एंड आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। एंड आपके व्यूअर्स के लिए अगर मैं कुछ कंटेंट दे पाऊँ, कुछ नॉलेज दे पाऊँ, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। सो अगेन थैंक यू सो मच, आज आपने इनवाइट किया, एंड जो भी आपको जानना है फील फ्री टू आस्क। सुमित, ये शुरुआत कैसे हुई, यानी एक्चुअली बैकग्राउंड क्या है, ये इंडस्ट्री में आना कैसा हुआ, ये इंडस्ट्री में आने के पहले क्या था जी, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। राइट। तो मैं वैसे 2007 में पुणे आया था। वैसे तो मैंने इंजीनियरिंग करने के हिसाब से मैं पुणे आया था। सो 4 साल की इंजीनियरिंग की, एंड काफ़ी फोकस था मैं, तो मुझे आईटी में ही जॉब करना था। तो उस हिसाब से मेरा पुणे में आना हुआ, और पुणे में एजुकेशन लिया। फिर मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था वो आईटी में ही हुआ था। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम इन्फोसिस, कैंपस सिलेक्शन हुआ था सिंहगढ़ कॉलेज में, मैं स्टूडेंट रहा हूँ इंजीनियरिंग का। तो वहाँ से जर्नी एक्चुअली आईटी की ही स्टार्ट हुई। बट जब से मैंने आईटी प्रोफेशनल स्टार्ट किया, पैरेलली मुझे रियल इस्टेट में भी इंटरेस्ट था। सो पैरेलली हम लोग रियल इस्टेट भी डेवलप करते रहे, और रियल इस्टेट का जो वर्टिकल था ये मेरे डैड काफ़ी अच्छे तरीके से संभालते थे। तो मैंने आईटी करियर स्टार्ट किया, और मेरे पापा ने यहाँ पे पुणे में एक रियल इस्टेट का करियर उन्होंने भी स्टार्ट किया। तो और पैरेलली मैं दोनों चीज़ें देखता था। मुझे रियल इस्टेट में भी स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट था, तो उसकी तरफ जो भी चीज़ें मेरी तरफ से हो पा रही थी, मैं अपने डैड को सपोर्ट करता था। वैसे तो 10 साल का मेरा आईटी का एक्सपीरियंस रहा। वैसे देखा जाए तो इन्फोसिस से लेके काफ़ी सारी आईटी कंपनीज़ में काम करते करते मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी क्रेडिट स्विस। तो वहाँ पे जॉब करते टाइम काफ़ी सारा रियल इस्टेट में बूम भी चल रहा था। एक इनिशियल फेज़ था जहाँ पे बूम दिखना स्टार्ट हो गया था। तो मेरे डैड ने मुझे थोड़ा सा उस पर एक होता है ना, एक मार्ग दिखाया कि आप दोनों चीज़ें तो कर रहे हो, बट इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक जा रहा है स्केड्यूल आपका। दोनों चीज़ें एक साथ कर रहे हो, रियल इस्टेट भी कर रहे हो, फैमिली टाइम भी, फिर आईटी का भी जॉब इतना इजी नहीं होता है। 5 डेज वर्किंग भी हो तो भी अगर आप देखोगे तो 5 दिन वहाँ पे भी डेडिकेटेडली काम करना है, प्लस रियल इस्टेट को भी थोड़ा संभालना है, और सैटरडे संडे फिर रियल इस्टेट भी संभालना है। तो मेरी तो वैसे हिम्मत थे ही नहीं कि मैं अचानक ऑल ऑफ दी सडन बोलूँ, एकदम रिस्क टेकर बन जाऊँ कि हाँ मुझे अभी आज से कल से रियल इस्टेट करूँगा, आईटी नहीं करूँगा। बट एक इनिशियल पुश मुझे मेरे डैड से ही मिला कि आप इसको एक बार करके देखो, क्योंकि यहाँ पे अच्छी ग्रोथ दिख रही है नेक्स्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 20 ईयर्स का, तो इसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस दो, उस हिसाब से आप सोचो। तो उन्होंने ही मोटिवेट किया, उन्होंने ही दिशा दिखाई, डायरेक्शन दिखाई, और फिर मैंने भी सोचा कि नहीं, दोनों में से एक चीज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा, और उसको एक बार करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है लाइफ में। एंड उस हिसाब से मैं आईटी से कम्प्लीटली चेंज करके एज ए रियल्टर मैंने फिर फुल टाइम जॉब किया यहाँ पे। सही। एक्चुअली वो एक एरा था आज 5-6 साल पहले कि तब तक कोई यूट्यूब पे इतना ज़्यादा रियल इस्टेट से रिलेटेड कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं था, और वो एक अचानक सडनली तुम्हारा चैनल आ गया।
ठीक है, हॉल रूम किचन, राइट। और उस वक्त में बहुत सारे रियल्टर्स देखते थे, रियल एस्टेट एजेंट्स देखते थे कि अरे नया चैनल है, नई चीज़ें, और कुछ लोग अप्रिशिएट करते थे, कुछ लोग और सोचते बैठे थे अरे इससे क्या होने वाला है, क्या ये होता है वो होगा, ये सब चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी जगह पे चैनल पार्टनर एक साथ मिलते हैं, डिस्कशन तो डिस्कशन होता ही है। तो वो एक सीन था कि जब वेस्ट पूना में तो मैंने किसी को देखा नहीं था, पहला यही चैनल था, अपना ही चैनल था, हॉल रूम किचन ही पहला चैनल था, तो राइट। वो स्टार्ट हुआ। तो वो ये करने के पीछे का रीजन क्या था कि वो बैक ऑफ द माइंड क्या था कि यूट्यूब का एक चैनल चालू करेंगे, वहाँ से लीड जनरेशन करेंगे और वो लीड्स को कन्वर्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, क्योंकि उसके पहले ट्रेडिशनल बिजनेस चलता था, पेपर एड्स, मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ वगैरह। ये आउट ऑफ द ट्रेंड जाके नया कुछ करने का अचानक से कैसे क्या सूझा, और क्या मोटिवेशन था वो सब चीज़ें करने के पीछे एग्जैक्टली? राइट। सो ट्रेडिशनली जैसे भी आपके पास लीड्स आती हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, तो उनको तो आपको कैटर करना ही है, राइट। तो उनको कैटर करते करते काफ़ी अच्छा बिजनेस वैसे पुणे में पहले से ही है रियल इस्टेट का, तो उनको कैटर करते करते कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टाफ भी नहीं था अपने पास। तो एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगता था कि भाई उनको और कुछ इन्फॉर्मेशन अपने एंड से प्रोवाइड होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि कुछ यूट्यूब तो बाद में आया, कुछ वीडियोस के फॉर्मेट में कुछ भेज सकता हूँ क्या मैं कस्टमर्स को, तो वैसे देखा। तो मैंने पहले हीरानंदानी प्रॉपर्टीज़ के अंडर hallroomkitchen.com ये वेबसाइट इस्टेब्लिश की, और वहाँ पे मैंने वीडियोस डाले। सबसे पहले मेरे वीडियोस वहीं पे गए, तो यूट्यूब के पहले वेबसाइट पे किया, और फिर वो लिंक्स में अपने कस्टमर्स को, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, तो यूट्यूब से लीड जनरेट करना ये मोटिव पहले से नहीं था। ऐसा मोटिव था कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे अपन कितना बात कर पाएंगे और कितना अपन स्टाफ ग्रोथ करेंगे। तो जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको एटलीस्ट कुछ और इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, उस हिसाब से अपन ने वेबसाइट पे वीडियोस डाले और उसकी लिंक्स भेजना स्टार्ट कर दी। फिर वो करते करते थोड़ा सा ये लगा कि यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, यूट्यूब पे भी लिंक शेयर होती है, ईजी है पोस्ट करना, तो इसको ट्राई किया जाए उस हिसाब से। फिर यूट्यूब स्टार्ट किया अपन ने, और इनिशियल डेज में इतना कंटेंट नहीं क्रिएट होता था, बेसिक जितना भी है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि सैम्पल फ्लैट, शो फ्लैट बिल्डर्स बना रहे हैं, काफ़ी सारे आपर में जो बिल्डर्स के साथ काम करते थे इनिशियल फेज में, उनके रेडी पोजीशन फ्लैट्स भी होते थे। तो मुझे लगा कि वो भी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको भी पोस्ट कर दिया जाए, तो रेडी भी है, सब कुछ दिख रहा है, तो लोगों को मे बी और इन्फॉर्मेशन मिले। तो ऐसा करते करते, ट्रायल एंड एरर करते करते फिर यूट्यूब पे थोड़ा सा ग्रोथ अपन ने अचीव किया, और फिर लीड्स यूट्यूब से ऑटोमेटिक आनी शुरू हुई। ऐसा तो लीड जनरेशन के लिए अपन ने कभी यूट्यूब का सहारा नहीं लिया था, बट हाँ ऐसे था कि कुछ इन्फॉर्मेशन उनको लिंक के फॉर्मेट में, वीडियोस के फॉर्मेट में शेयर कर दी जाए, उस हिसाब से अपन ने स्टार्ट किया था। पुणे वेस्ट में हॉल रूम किचन फर्स्ट चैनल था, वो तो बात सही है, राइट। नहीं सही है एक्चुअली। आज के डेट में अगर देखेंगे तो लोगों ने सोचा नहीं था कि 5 साल में इतना चेंज हो जाएगा, और ऑब्वियसली आफ्टर कोविड तो बहुत ज़्यादा हुआ। आज के डेट में जितने भी क्लाइंट्स जो मुंबई में या फिर बाहर कहीं से भी, जो पुणे के बाहर के कस्टमर्स हैं, वो पहला प्रेफरेंस यही देते कि पहले सब चीज़ें स्टडी की जाए, पहले देखा जाए, फिर वहाँ पे जाके हम कुछ खरीदेंगे। करेक्ट। तो वो मूव सच में बहुत अच्छा था, और ऐसा बोल सकते कि फर्स्ट मूवर मूव था। फर्स्ट मूवर, हाँ। तो इसका कुछ बेनिफिट हुआ क्या फर्स्ट मूवर रहने की वजह से? वो इंडस्ट्री में आज यूट्यूब का चालू किया है, तो फर्स्ट मूवर का कुछ बेनिफिट मिला या ऐसा कुछ? जी डेफिनेटली, आज की डेट में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, और फॉर्मेट्स लोगों को काफ़ी हद तक पता है, तो उनको वो ट्रायल एंड एरर करने से बेटर है उनके पास एक रेडीमेड फॉर्मेट भी उनको पता चल ही जाता है, और वो इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं, और जो भी है, तो कंपटीशन इंक्रीज़ होता जा रहा है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं पुणे का जो इनिशियल पोटेंशियल था वो अनलॉक करने में मुझे ज़्यादा हेल्प हुई। तो लोगों तक जो इनिशियल रीच हुआ था, जैसे आउट ऑफ पुणे का जो भी कस्टमर बेस है, उनको पता चला कि पुणे में क्या चीज़ मिल रही है, क्या प्राइस है, क्या नहीं है। और ये भी एडवांटेज था कि जहाँ पे अपन ने वीडियोस में सीधा सीधा प्राइजेस डालना शुरू किया था, और ऐसे काफ़ी सारे और भी लोग थे लेकिन वो प्राइजेस नहीं डालते थे। तो मुझे वो कस्टमर से वो फीडबैक मिलता था कि प्राइसिंग पता चले तो हमारे पास भी एक रहता है कि ओके ये हमारे बजट में है या नहीं है, या जो भी है, सस्पेंस क्रिएट नहीं किया। जो है वो जेन्युइनली उनको अपन ने सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो लोगों को भी अच्छा लगा कि भाई ये अपने बजट में है, ये नहीं है, ये बजट के बाहर है, ये बहुत महंगा है लेकिन देखने में मस्त लग रहा है, तो लोग वैसे भी देखते थे। तो वैसा तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, जहाँ पे लोगों को प्राइसिंग पता चलती थी, पुणे का पोटेंशियल पता चलता था, उनको ये भी दिख रहा था कि पहले प्राइस ये था, फिर अरे ये प्राइस बढ़ा है, ये प्राइस बढ़ा है, तो थोड़ा थोड़ा उनका उस हिसाब से भी इंक्लिनेशन था कि अगर पुणे में प्रॉपर्टी लेनी है तो प्राइस ट्रेंड क्या चालू है, इन्फॉर्मेशन मिलती थी उस हिसाब से। फर्स्ट मूवर में अगर आप देखोगे तो इनिशियल 2 ईयर्स के लिए तो कोई कंपटीशन ज़्यादा था नहीं मार्केट में, तो इनिशियली क्लाइंट बेस एक अच्छा डेवलप हुआ है अपना, और वो अभी तक रेगुलर फॉलोअर्स भी है। क्या बात है।
अभी बाकी जो चैनल पार्टनर्स काम करते हैं, रियल्टर्स काम करते हैं, उनके सबके अलग अलग सोर्सेस है। करेक्ट। हीरानंदानी प्रॉपर्टीज का जो ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सोर्सेस पे कितनी रिलायबिलिटी है? यानी इससे रिलेटेड अगर कोई इमेजिन करना है किसी को कि अब एक बिजनेस मॉडल बनाना है, तो इसके ऊपर कितना रिलाय कर सकते हैं आप? इसका हॉरिजॉन कितना लंबा या कितना बड़ा है, इसके बारे में थोड़ी सी एक आइडिया कि आज क्या सिचुएशन है ये यूट्यूब की या फिर इंस्टा की? करेक्ट करेक्ट। तो हॉलरूम किचन का अगर यूट्यूब चैनल देखा जाए तो वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप बेसिकली मुंबई के बहुत सारे रियल्टर्स को फॉलो कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, फॉरेन के जो हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। तो उनका भी यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे 100% डिपेंडेंसी है। आज की डेट में वो लोग कोई और फॉर्मेट फॉलो ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना कंटेंट है, इतना माल है बेचने के लिए कि वो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इतना माल है उनके पास। तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी अगर अपन देखेंगे तो सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब से भी आप पूरा बिजनेस मॉडल चला सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी टीम भी चल सकती है, बड़ी टीम भी चल सकती है। आप मल्टीपल कंट्रीज भी कर सकते हो। ये आज का ये है। मल्टीपल सिटीज़ तो छोड़ ही दीजिए, मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल स्टेट्स भी आप कवर कर सकते हो, और काफ़ी सारे लोगों ने ये अचीव किया है। इसके लिए डेफिनेटली आपको रियल एस्टेट का नॉलेज होना ज़रूरी है, ग्राउंड वर्क करते आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि बस यूट्यूब चैनल खोल लिया या इंस्टाग्राम खोल दिया, 10 वीडियोज़ अपन ने डाल दिए, वैसा नहीं। जिसको नॉलेज है, जिसको वो कस्टमर्स इंक्वायरीज़ आ रही है, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर उनसे जो इंक्वायरीज़ आ रही है उनको प्रॉपरली आप नॉलेज दे पा रहे हो, उनको गाइड कर पा रहे हो, उनको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी दिलवा पा रहे हो, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स, नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स से इतना मैटर नहीं करता है, बट आप इस चीज़ में एक बिज़नेस मॉडल खड़ा कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है। और अच्छा खासा हमारा भी डिपेंडेंसी है यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, और बाकी के फॉर्मेट्स में भी हम लोग रखते हैं प्रेजेंस, तो ओवरऑल प्रेजेंस है। एक चीज़ जो है, ठीक है, अपना यूट्यूब पे प्रेजेंस है, लीड भी जनरेट हो रही है, तो नॉर्मली जब लीड आती है हॉलरूम किचन के पास में जी, उसके आगे की प्रोसेस क्या फॉलो की जाती है? वो सबसे इम्पोर्टेंट है जानना कि एक्चुअली लीड तो आ गई, जी जी, फिर उसके बाद में आप उसको नर्चर कैसा करते हैं, और एंड टू एंड उसको क्या लेवल तक आज सर्विस मिल रही है हीरानंदानी प्रॉपर्टीज से, और एक्चुअली क्या यानी फ्यूचर क्या है, और आप इसमें क्या एक्सपेंड करना चाहते हैं? तो ये थोड़ा प्रोसेस आप मुझे डिफाइन करो कि लीड आई उसके बाद में क्या है। करेक्ट। हार्डली, अभिजीत सर आप भी जानते हो, हम हार्डली 1 या 2 लोकेशन पे पहले काम करते थे, 5 साल पहले, राइट। और उसमें भी बहुत सारा था, सफिशेंट अपने पास इन्वेंट्रीज था, सेल करने के लिए अच्छा सेल भी हो रहा था। लेकिन आज की डेट में जो पुणे मार्केट एक्सपांड हुआ है, जितने लॉन्चेस आ रहे हैं, जितनी प्रॉपर्टीज़ आ रही है, आज की डेट में रीसेल मार्केट भी बढ़ रहा है, रेंटल भी बढ़ रहा है, बहुत कुछ है करने के लिए। तो आपके ऊपर है आपको क्या करना है, राइट। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सॉरी आपका क्वेश्चन मैं भूल गया जी। एक बार अगर लीड आई हीरानंदानी प्रॉपर्टीज में, राइट, तो उनको अपन नर्चर कैसे किया जाता है, करेक्ट, क्या क्या पैरामीटर्स को ध्यान में रख के वो कस्टमर को क्लोज किया जाता? क्योंकि लीड तो जनरेट ठीक है आप करा लेंगे कहीं से, पर वो नर्चरिंग में खास ऐसी क्या चीज़ है जो हीरानंदानी प्रॉपर्टी फॉलो करती है? करेक्ट। तो हॉलरूम किचन या हीरानंदानी प्रॉपर्टीज़ में बेसिक एडवांटेज ये है कि मैं वीडियो शूट्स में खुद भी इन्वॉल्व रहता हूँ, तो फेस वैल्यू एक क्रिएट हो जाती है, प्लस ऑफिसेस में भी मैं अवेलेबल रहता हूँ। तो कस्टमर जो आपको कॉल करके आ रहा है उसको जब ऑफिस में आने के बाद में फिजिकली वहाँ पे मिलना, करेक्ट। अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो वो मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो गाइडेंस भी ले सकते हैं। और अपन वैसे भी कोई सर्विस चार्जेस नहीं ले रहे हैं, कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं ले रहे हैं। काफ़ी बार कस्टमर को डाउट रहता है, बट सामने अगर जो दिख रहा है और फिर बाद में वही इंसान मिल रहा है, उससे ही गाइडेंस मिल रहा है, तो एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, वैसा है। तो मोस्टली मैं अवेलेबल रहता हूँ। अगर किसी कस्टमर को आना है हमारे ऑफिस में कंसल्टिंग करनी है तो उसके लिए मैं अवेलेबल रहता हूँ। उससे भी उनको एक गुड फैक्टर मिलता है कि हाँ ठीक है, इनके वीडियोस देखे थे, इनसे मिलना भी हुआ, इनसे गाइडेंस भी मिला, वैसा एक चीज़ है। और जब कोई लीड हमें कॉल आती है या व्हाट्सएप पे मैसेज आता है या जैसे भी इंटरेक्शन हमारा उनका बढ़ता है, तो बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट मेरी टीम जान लेती है। तो वो फॉर्मेटिंग हम लोग करते हैं वहाँ पे कि कहीं ना कहीं उनकी नर्चरिंग, फिल्टरिंग अपन करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर उनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है तो वो भी मेरी टीम प्रोवाइड करती है। ग्रूमिंग इन दी सेंस मतलब मार्केट के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट मैच नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल मेरे को बस 15 दिन में शिफ्ट होना है, तो पुणे के मार्केट में ये पॉसिबल है नहीं। मेरे को ब्रांड न्यू बिल्डर की प्रॉपर्टी चाहिए, रेडी टू मूव इन, और यही आप अगर मुंबई में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो मुंबई का कस्टमर जब इधर आता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है कि अरे झूठ बोल रहा है, या तो फिर इसको माल बिक गया, हाँ, या तो फिर इसको न्यू लॉन्च ही बेचना है, या तो फिर ये 10 बिल्डर से एसोसिएटेड है, उसका ही माल बेचना है, ये हमें कुछ बता नहीं रहा है वैसा। लेकिन जब वो रियलाइज़ करते हैं
पूरा मार्केट देखने के बाद तब उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, पुणे तो कुछ अलग ही लेवल पे चालू है काम यहाँ पे, और न्यू लॉन्च और आपका जो सस्टेनेंस में जो माल है ये 6 महीने 8 महीने साल भर में बिक जाता है, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा माल। तो बेसिकली आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड तो मिनिमम लेके चलना चाहिए अगर आप पुणे वेस्ट रीजन में आज की डेट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, 2 BHK 3 BHK या 4 BHK। अभी कुछ कस्टमर्स तो वैसे फिल्ट्रेशन हमारी टीम काफ़ी अच्छे तरीके से करती है। फिर हमारा बेसिकली फॉर्मेट ये है कि हम उनको इन्वाइट करते हैं हमारे ऑफिस में, तो प्रॉपर कंसल्टिंग करते हैं, जो मुझे लगता है आज की मार्केट में ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं लगभग। तो हम लोग इनवाइट करते हैं जहाँ पे हम लोग, मैं, मेरे डैड, मेरी बाकी की भी मैनेजमेंट जो टीम है वो उनके साथ बैठ के, मेरी सोर्सिंग की टीम बैठ के उनको उनकी रिक्वायरमेंट फिर से समझ लेते हैं। तो भले कभी कभी कस्टमर थोड़ा इरिटेट भी होता है कि भाई फ़ोन पे जब इंटरेक्शन हुआ है तो अभी फिर से क्यों आप ये चीज़ पूछ रहे हो, लेकिन नहीं, हम चाह रहे हैं कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी रिक्वायरमेंट हमारे तक क्लियर कट पहुँचे, क्योंकि हमारे पास मार्केट का नॉलेज है, फिर उस हिसाब से हम लोग आपको गाइड कर पाएँ। सही है। मेन हमारी कमिटमेंट एक है, ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट आप हमें क्रिस्टल क्लियर बताइए, ताकि कम से कम टाइम में आपको बढ़िया से बढ़िया प्रॉपर्टी आपको दिलवाई जाए और बेस्ट प्राइस में करवा के दी जाए। ये हमारे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट, वो भी एग्जैक्टली। आप अगर हमारे पास आ रहे हो तो आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग 12 साल से इसी मार्केट में, इसी माइक्रो मार्केट में हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि ईस्ट में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ तो दुबई से भी है, लेकिन हम ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी जा रहे हैं। माइक्रो मार्केट पकड़ के वहाँ का नॉलेज और 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं डेवलपर्स के साथ। ये चीज़ मेरे फादर से बहुत अच्छी सीखी कि डेवलपर्स के साथ अपने को इंटरेक्शन रखना चाहिए, उनको जानना चाहिए, उनका नंबर अपने पास होना चाहिए, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे जब अपन काम करते हैं, कुछ ना कुछ अगर अपने को ज़रूरत पड़ी तो वी शुड बी एबल टू रीच डायरेक्टली टू दी ओनर, टू दी बिल्डर, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। लोग आपके रिलायबिलिटी पे वो डेवलपर के पास में प्रॉपर्टी ले रहे हैं यार, अगर कुछ कल 19-20 हो जाए तो ऑब्वियसली उसकी पहली शिकायत आपसे ही रहेगी कि आपने सजेस्ट किया था, तो ऑब्वियसली आपका रीच तो वहाँ तक तो चाहिए। ये बहुत सारे चैनल पार्टनर के केस में नहीं है, बहुत सारे चैनल पार्टनर्स ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत ऊपर काम कर रहे हैं, वो बस सेल्स टीम से काम कर रहे हैं, ये है वो है। कई बार अभिजीत सर, अपन ने भी मिल के कई बार बिल्डर्स के साथ ऐसा भी मीटिंग किया है जहाँ पे मुझे याद है आपने और मैंने मिल के बिल्डर को बोला था कि ये रेट तो पॉसिबल नहीं है, आपको ये रेट रिवाइज करना चाहिए, बिकॉज मार्केट क्या रेट पे चल रहा है, उस हिसाब से आपको एक ट्रेंड पकड़ना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरत है एजुकेट होने की, और सबसे मेन पिलर जो है ना जो मार्केट को ड्राइव कर रहा है, ये चैनल पार्टनर ही है, क्योंकि चैनल पार्टनर का उतनी नॉलेज है कि हर कस्टमर्स लगभग आज मेरे या फिर आपके ऑफिस में रोज 1000 कॉल होते मिनिमम, तो 1000 एक कस्टमर से रिपीटेडली कॉल पे डिस्कशन होता, उनकी रिक्वायरमेंट समझ में आती। यही केस में कस्टमर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, और कोई डेवलपर आज के डेट में बहुत ही ज्यादा अपडेशन वाला प्रोडक्ट लेके आता जहाँ पे रिक्वायर्ड ही नहीं है वो प्रोडक्ट की, और उसकी कॉस्ट भी इतनी बड़ी कर देता है वो कि जो मार्केट डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, कोई डेवलपर इतना लो प्रोडक्ट लेके आता कि जिसकी सच में नहीं अपग्रेडेशन की जरूरत है, तो ये जो डिफरेंस है ना, यही चैनल पार्टनर इजीली उसको गाइड कर सकता है। तो इस चीज के लिए सच में हर चैनल पार्टनर को डेवलपर के साथ कनेक्ट होना, ये बहुत सही पॉइंट है जी। तो डेवलपर्स के साथ ये मैंने अपने फादर से ही सीखा है कि उनके साथ एक कनेक्शन होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, अपने बारे भी उनको आप बताओ, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखो, और जो भी ग्राउंड रियलिटी है उनसे आप फेस टू फेस बात करो। तो उनको भी, अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि पुणे वेस्ट मार्केट में 70-80% डेवलपर्स बहुत ओपन माइंडेड है, जहाँ पे वो फीडबैक पॉजिटिवली लेते हैं, उसको रिवाइज करते हैं और उसको उस हिसाब से फिर प्रोडक्ट में भी लाते हैं, अपनी टीम में भी लाते हैं। 20-30% डेवलपर्स हैं जिनको अभी भी ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरत है, वो अपने मार्केट से पीछे चल रहे हैं, 5 साल 10 साल पीछे चल रहे हैं, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे वो भी ग्रूम हो जाएंगे, बिकॉज मार्केट में अभी चैनल पार्टनर्स का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी सारे डेवलपर्स समझ चुके हैं। और मैंने ऐसा भी देखा है, आपने भी देखा है कि उन्होंने अपनी मार्केटिंग ही कट ऑफ कर दी है। वो कंप्लीटली चाह रहे हैं कि चैनल पार्टनर्स के थ्रू ही पूरा मार्केट ड्राइव हो, पूरा उनका भले 5000 इन्वेंट्री क्यों ना है एक साल में, उनका पूरा का पूरा माल चैनल पार्टनर्स के थ्रू ही जा रहा है। इवन वो अपने रेफरेंसेस भी फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि भाई चैनल पार्टनर्स जब इतना अच्छा बिजनेस ला रहे हैं, बैठे बैठे हमें बस लॉन्च लेके जाना है, अच्छा प्रोडक्ट लेके जाना है, चैनल पार्टनर से ही फीडबैक लेके वैसा अपने को प्राइसिंग भी रखना है और वैसा लेआउट रखना है सामने मार्केट में, और माल ऑटोमेटिकली बिक जा रहा है। तो आपने भी सही पॉइंट कहा कि 1000 कॉल अपने ऑफिस से डेली जा रहे हैं, 1000 कस्टमर की रिक्वायरमेंट अपन समझ के ले रहे हैं, तो एक अच्छा अपने से फीडबैक डेवलपर्स को मिल रहा है मार्केट का।
मुझे एक्चुअली ये एक मार्केट में ना एक अलग लेवल पे क्लाइंट्स को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई चैनल पार्टनर के थ्रू हम डेवलपर के पास जाके बुकिंग करते हैं तो जो रेट डेवलपर देता है, ठीक है, वो ज़्यादा देता है, जो कि एक्चुअली सही बात नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि डेवलपर चैनल पार्टनर है इसलिए आपको क्योंकि आज के केस में ये तुमने भी फेस किया रहेगा, तो इसके ऊपर क्या तुम्हारा फीडबैक है कि एग्जैक्टली तुमने जो फेस किया है उसके ऊपर तुम्हारे क्लाइंट को कैसा एजुकेट करते हो कि एग्जैक्टली डेवलपर तो खर्चा आपको नहीं, अगर उसने इंसेंटिवाइज किया तो कहीं ना कहीं तो खर्चा करने ही वाला है, बराबर। तो आप आपके क्लाइंट को कैसे एजुकेट करते हैं इसके बारे में? बराबर। अभी जैसे डेवलपर्स का मार्केटिंग एक्सपेंस अगर आप देखोगे तो करोड्स में है, मंथली आप देखोगे तो वो भी करोड्स में है, तो उसको उतना एक्सपेंसेस देने के बाद क्या लीड मिल रहा है? 40-40, 50-50 होर्डिंग लगाते हैं डेवलपर, उसका ही कॉस्ट 1-2 करोड़ महीने का है, राइट? और वो होर्डिंग कितने दिन टिकती है, क्या टिकती है, उससे क्या ही कॉल्स आते हैं उनको, बट बुकिंग की श्योरिटी नहीं है, बुकिंग की श्योरिटी नहीं है। बट चैनल पार्टनर्स के थ्रू जब आप जाते हैं डेवलपर्स के एंड से, अगर मैं बताऊं तो उनको बुकिंग मिलने के बाद कहीं ना कहीं रेवेन्यू देना है, वैसा है, राइट? और मैंने देखा है कि आज का जो फॉर्मेट है, जब हम 2025 में मूव कर रहे हैं, राइट, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डेवलपर अपनी सेल्स, मार्केटिंग एंड सीपी फॉर्म का जो भी एक्सपेंडिचर उनको आ रहा है, एक्सपेंसेस आ रहे हैं, उसको वो अपने पैकेज में इंक्लूड नहीं करें, उसका वो इंक्लूडेड ही रहता है। तो ये अभी 2024-2025 में ये सोचना कि चैनल पार्टनर के थ्रू महंगा मिलेगा और डायरेक्ट जाएंगे तो ये मिलेगा, मैं तो उनको बोलूँगा कि आप दुबई के वीडियोस देखो। दुबई में जहाँ पे रियल्टर्स उनको ग्राउंड वर्क करके अच्छी डील मिलवा के देते हैं, वैसा ही पुणे में भी सीन है। आप भी 15-16 साल से हैं सर मार्केट में, तो अपने को पता है कि डेवलपर क्या प्राइस पे देगा। मैंने ऐसे भी एक्सपीरियंस देखे हैं कि जहाँ पे कस्टमर ने चैनल पार्टनर के साथ नहीं जाना है करके डायरेक्टली डेवलपर के पास गए, उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस किया डेवलपर को, और डेवलपर ने जो रेट दिया था ना, वो डेवलपर ने उसको 2 लाख रुपए ज़्यादा रेट दिया और क्लोज किया, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि ये मेरे पास किसी ना किसी सोर्स से आने वाला है जो कि पॉलिटिकल सोर्स है, तो उसने पहले ही रेट नेगोशिएट नहीं किया, पहले रेट नेगोशिएट नहीं किया, पॉलिटिकल सपोर्ट ये आया, कॉल्स आए, फिर उसके बाद में उसने थोड़ा सा दिया, फिर और मान रखने के लिए सर आप है इसलिए मैं करके देता हूं, और वही कस्टमर के रिलेटिव को हमने 3 लाख सस्ते में उसके 1 फ्लोर ऊपर वाला फ्लैट बेचा। क्या बात है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस जो है ना, वो क्लाइंट को जब पता चला, वो क्लाइंट ने सर को हाथ लगाया कि अरे ये मैंने क्या गलती कर दी। तो एक्चुअली ये सीन है कि डेवलपर को जब चैनल पार्टनर को पैसा देना है तो वो प्रोडक्ट का काम कंप्लीट होने के बाद में देना है। दूसरा है, जैसे आपने बताया होर्डिंग का कॉस्ट, बाकी बहुत सारे एक्सपेंसेस है कि जो उसके डायरेक्टली कट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, ये केस में। तो आज के डेट में ये सोचना कि चैनल पार्टनर के साथ जा रहा हूँ तो मेरे को 2 पैसा फायदा ही होगा, राइट? तो तुम्हारा भी एक्सपीरियंस वही सेम ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा है मेरे। एक कस्टमर तो ऐसा था, हस्बैंड वाइफ आईटी के, सैटरडे संडे फ्री है, एक बेबी भी था उनका। उन्होंने लिटरली, मैं बताऊं, 6 महीने हर वीकेंड होर्डिंग्स देख देख के प्रोजेक्ट्स पे गए, होर्डिंग्स देख देख के। 6 महीना किसको कहा जाता है? 6 महीना आपने आपकी फैमिली के साथ, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, 6 महीना आपने और कुछ काम नहीं किया, आप होर्डिंग्स देख देख के बस इधर उधर जा रहे हो। और मेरे पास आए, सैटरडे को और संडे को बुकिंग करके गए, और रेट भी 15 लाख से रेट नेगोशिएट भी हुआ, और उनको जैसा प्रोडक्ट चाहिए था वैसा प्रोडक्ट अभी तक उन्होंने नहीं देखा था। तो इसलिए उन्होंने सैटरडे देखा और संडे को बुकिंग का डिसीजन लिया, और 15 लाख भी रेट नेगोशिएट हुआ। तो उनका जो हैप्पीनेस था वो कुछ अलग लेवल का ही था कि भाई मैं होर्डिंग देखता था, 2 व्हीलर पे बीवी को बिठाओ, बच्चे को लो, पूरा दिन घूमो, बच्चा भी परेशान, छोटा ही बेबी था। तो ये कंसल्टिंग का फ़ायदा होता है। तो मैं कहीं ना कहीं आज की डेट में मैं अपने वीडियोस में भी बोलता हूँ कि गाइडेड असिस्टेंस के साथ आप प्रॉपर्टी लो। एक तो आपको कोई ब्रोकरेज देना नहीं है ना, तो आपके पास अगर इतना वैल्यूएबल कंसल्टेंट अगर अवेलेबल है मार्केट में, तो आप उसको यूटिलाइज करो। एटलीस्ट एक चांस तो देके देखो कि भाई क्या होता है। एक पूरा दिन देके देखो, 10 to 6 PM। नहीं आपका डे यूटिलाइज हुआ तो आप बताइए। ये मेरी टीम भी शाम को अगर कोई क्लाइंट घूम फिर के वापस अगर मेरे ऑफिस में आता है, या वापस वो उनको मिलता है साइट पे, या मैं उनको मिलता हूँ वापस साइट पे किसी पे, तो मैं उनको यही चीज़ पूछता हूँ कि आपका आज का दिन फ्रूटफुल रहा क्या? प्रॉपर्टी लो मत लो वो अलग बात है, लेकिन क्या आपको आज एक नॉलेज मिला? क्या आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग आपने प्रॉपर्टी देखी, या फिर आपकी मार्केट के हिसाब से रिक्वायरमेंट थोड़ी डाइवर्ट थी,
राइट। तो मैंने आपको उसमें थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड किया, और क्या आपको उसी हिसाब से मार्केट में मिली चीज़ें, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको फेक लगा, वो मैं मतलब फीडबैक भी लेता हूँ कस्टमर से, और कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि उनका टाइम वेस्ट ना हो। सही बात है। जो टाइम उनका फैमिली के लिए देना चाहिए या बाकी चीज़ के लिए देना चाहिए, हम बैठे हैं उसके लिए कि हमारा पूरा मार्केट स्टडी है। जब हम बिल्डर्स का कोई भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं, 100 फ्लैट, 200 फ्लैट, 500 फ्लैट, 1000 फ्लैट, तब डेवलपर्स हमें ओपनली उसका कोटेशन प्राइस भी बताते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस भी बताते हैं, उसमें भी कुछ कम ज़्यादा करने का गुंजाइश है या नहीं वो भी बताते हैं। डेवलपर को पता है कि अगर हीरानंदानी प्रॉपर्टी मेरे को ये प्रोडक्ट के ऊपर 15 बुकिंग के ऊपर बुकिंग दिया है या देने वाला है, प्रीवियस दिया है, तो ऑब्वियसली अगली बार उसके क्लाइंट को रेड कार्पेट ही रहने वाला है। बराबर। जब तुम सिंगल हैंडेडली, जब कोई कस्टमर डेवलपर के पास जाता है, वो डेवलपर के लिए वो सिंगल हैंडेड एक ही कस्टमर है। पर सुमित हीरानंदानी के पास से अगर कोई कस्टमर आता है या फिर साइजिस से कोई कस्टमर आता है, तो उनको पता है कि भाई ये मेरे को फ्यूचर में भी बुकिंग देने वाले हैं और पास्ट में भी इन्होंने मेरे को बुकिंग दी, तो वो हमारे कस्टमर्स को नाराज नहीं करते। 1 लाख रुपए इधर उधर रहेगा तो वो कहीं तो एडजस्ट करेंगे, ठीक है यार आपका कस्टमर है तो हम थोड़ा सा कोट खा लेंगे, पर ये बुकिंग करवा लो। पर ये सिंगल कस्टमर जो रहेगा उसको ये बेनिफिट नहीं मिलता है। सिंगल कस्टमर का कुछ वैलिडेशन ही नहीं है ना, वो लेगा नहीं लेगा, यहाँ पे हमारा रेफरेंस लग जाता है। बहुत सारे डेवलपर ये सोचते हैं कि ये कस्टमर ये इंफॉर्मेशन के लिए ही आया है, ये आगे आगे आ रहा है कि क्या रेट तक छोड़ेंगे, ये दूसरे कॉम्पिटिटर डेवलपर का आदमी है, ये भी सोचते हैं। डेवलपर रिसर्च करके लिए आया, मार्केट नॉलेज करने आया है, फाइनल को बैठा है, चेकबुक भी लेके बैठा है, पर रेट क्या देने वाले। तो वो केस में उल्टा डेवलपर ये सोचता है कि नहीं ये कॉम्पिटिटर का आदमी है, ये इसका आदमी है, तो रेट देता नहीं है वो। पर यही जब वो चैनल पार्टनर के थ्रू आ रहे तो वो अश्योर रहता कि भाई इसका साथ में आया यानी कोई तो ये क्लाइंट ही है, फिल्टर्ड है, उसको जेन्युइनली लेना है, मेरे पास नहीं तो किसी के पास लेगा, तो मेरे को इसको अच्छी सर्विस देनी है, इसको अच्छा रेट नेगोशिएट करके देना है। उस हिसाब से भी उनको, सही बोला आपने कि रेड कारपेट उनके लिए पहले से बिछा हुआ रहता है कि ठीक है ये रेफरेंस के थ्रू आया है तो डेफिनेटली इसको हमें प्रोडक्ट भी अच्छे से पिच करना है और प्राइसिंग भी अच्छी देनी है, और जेन्युइन कहीं ना कहीं फिल्टर्ड कस्टमर होगा तभी ये हमारे पास लेके आए, वो भी होता है। मुझे सुमित एक्चुअली कोई ऐसे क्लाइंट के बारे में आप बताओ कि जो क्लाइंट पूरा मिसलीडेड था मार्केट से, जिसको पूरा लगभग मिसलीड करके रखा था सब लोगों ने, एड्स ने, लोगों ने, और उसके बाद में जब वो हीरानंदानी प्रॉपर्टी में आया और उसके बाद में जो अपनी सर्विस थी या फिर जो यूट्यूब के चैनल से अपने पास क्लाइंट आए हैं, तो उससे रिलेटेड ऐसा कोई सक्सेस स्टोरी या फिर ऐसा कोई इंसिडेंस की जो आपको कभी भी बैक ऑफ द माइंड याद आता है, वो इंसिडेंस की जो सच में जो अगर आपके पास नहीं आता था तो वो नहीं क्या भटकता रहता या फिर वो जो भी है उसको गलत डील मिल जाती थी। तो ऐसे 2 किस्से हैं मेरे पास। एक तो पुणे की बेस्ड फैमिली नहीं थी, दिल्ली से यहाँ पे आने वाले थे, लेकिन उनका क्लियर था कि क्योंकि उनका बेटा आईटी में जॉब कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसको पुणे में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लाइफस्टाइल अच्छी है, पुणे नंबर 1 लिवेबल सिटी रहा है काफ़ी सारे सालों से, तो उनको ये पता है कि यहाँ पे वेदर अच्छा है, क्राइम्स बहुत ही कम है ओवरऑल देखा जाए तो, और मेरा बेटा वहाँ पे अच्छे से सक्सेसफुली एक करियर भी बिल्ड कर सकता है और एक फैमिली उसकी वहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। तो एक ऐसे दिल्ली नोएडा की एक फैमिली थी, तो उनको वो समझ में नहीं आ रहा था कि पुणे में जाएं तो किसको मिलें, क्या करें, और फिर उनको फिर यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के कुछ रील्स और वीडियोस उन्होंने देखे, तो उन्होंने हमारे टीम को तो कांटेक्ट किया ही था, और उनका ये था कि हमारे पास 2-3 दिन का ही टाइम है, इसमें ही हमको प्रॉपर्टी फाइनल करनी है, और उनका वो था कि जाएंगे रेडी टू मूव इन, 15 दिन में मेरा बेटा वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, उसका सारा माल मैं वहाँ से उसका जो भी फर्नीचर वगैरह वो भेज दूंगा और मेरा बेटा यहाँ पे सेटल हो जाएगा। और उन्होंने ये सोचा था कि भाई ये बंदा काम में अगर नहीं आए तो क्या, तो उन्होंने 4-5 और कॉन्टैक्ट्स लेके आए थे, सबको बता के आए थे कि हम पुणे आ रहे हैं। तो पहला फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि हमारे पास आए, हमें एक मौका उन्होंने दिया, तो हमारे पास आए तो मैंने उनकी रिक्वायरमेंट समझ ली, लेकिन जो उनका वो था कि रेडी पोजीशन 15 दिन में बेटा वहाँ पे मूव इन होना चाहिए, ये वो चीज़ें, मैंने कहा अंकल जी वो तो नहीं हो पाएगा, और मेरे पापा ने उनको गाइड किया था तो वो बोले कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, बाकी आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में ही जाना पड़ेगा, और जो आपकी फ्लैट की रिक्वायरमेंट है, आपको थोड़ा सा हिल फेसिंग चाहिए, थोड़ा सा ग्रीनरी चाहिए, सोसाइटी बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं हो, ओपन स्पेस हो, ताकि हम भी एज ए पेरेंट जब अपने बच्चे के पास आए तो हमें भी थोड़ा सा खुला क्लाइमेट चाहिए वैसा। तो फिर थोड़ा सा वो रिजिड हो गए, उनको लगा कि थोड़ा सा गोलमाल है, तो फिर भी उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आप 3-4 प्रॉपर्टीज़ दिखा दो, उसके बाद अपन डिसाइड करते हैं। तो शाम तक देखते देखते उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार प्रॉपर्टीज़ तो अच्छी है, क्या करना चाहिए इस पर हम एक विचार देते हैं। और फिर मेरे टीम ने भी उनको ये भी कहा कि आप एक काम करिए, आपको मूव इन होना है तो रेंटल पे फ्लैट मैं ही दिलवाता हूँ आपको, ठीक है, और एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप देख लो, और ये ज़्यादा पोजीशन वाला भी नहीं है, 3 साल वाला, 1.5 साल में पोजीशन है, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है वो भी मैच हो रही है।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक दिन का और टाइम दो। उन्होंने रिलेटिव से बात किया, पुणे में जान पहचान कुछ निकाली, ये वो बिल्डर के बारे में, हमारे चैनल के बारे में पूछा, तो सबसे रेफरेंस उनको पॉजिटिव मिला। और मेन जो प्रॉपर्टी उनको हमने दिखाई वो बहुत ही पसंद आ गई थी कि भाई जो अपन दिल्ली में भी नहीं मिल पाएगा वो यहाँ पे अपने को मिल रहा है और मेरा बेटा यहाँ पे सुखी रहेगा। उस हिसाब से उनको लगा कि चलो ठीक है, आईटी पार्क के पास में है, ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है। तो एक दिन छोड़ के फिर वो जब वापस आए और पेड़े वेड़े लेके आए कि नहीं, आज अपने को बुकिंग भी करनी है और आप रेट नेगोशिएट करके दे दो, जो भी बेस्ट हो सकता है। और दिल्ली बैकग्राउंड से थे तो एक और चीज़ थी कि 10-15 लाख तो नेगोशिएट हो जाएगा। अच्छा तो फिर तो और ही एक, फिर जब बुकिंग के लिए बैठे तो और ही थोड़ा सा ये हुआ। लेकिन मेरी मैनेजमेंट टीम ने भी अच्छे तरीके से उनको सपोर्ट किया, गाइड किया कि कैसे यहाँ पे नेगोशिएट होता है और बिल्डर का क्या बेस्ट पॉसिबल रेट हो सकता है जिसके आगे अपन नहीं जा सकते, ये अपना फाइनल बॉटम है। तो उस चीज़ को भी आप समझो। तो उन्होंने जब वो चीज़ें समझी तो उन्होंने फाइनल बुकिंग भी किया, रेंटल पे फ्लैट भी लिया और एकदम खुशी के तरीके से वो यहाँ से ये गए। और दूसरा मेरे एक कस्टमर थे जिनको लॉन्चेस से बहुत फ़ोन आते थे। अच्छा, कि भाई ये लॉन्च आ रहा है, वो लॉन्च आ रहा है। उनकी रिक्वायरमेंट क्लियर थी, मुझे 4 BHK चाहिए। 3 BHK में मैं ऑलरेडी रह रहा हूँ, बराबर। 3 BHK में 100 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट बड़ा भी लूँगा तो भी मेरे पास 3 ही बेडरूम रहेंगे, बराबर। लेकिन मार्केट 4 BHK का ज़्यादा है नहीं, अभी अभी अपना मार्केट ग्रो हो रहा है, ट्रेंड आ रहा है। तो उनको पकड़ पकड़ के न्यू लॉन्चेस में लोग बुला रहे हैं। एक ने तो इतना गहराई से उसको पकड़ा, इवनिंग आवर्स में बुलाया, वर्किंग डेज में, फिर दिखाया कि बड़ा कारपेट है लेकिन है 3 BHK। फिर उनका जो बजट था ना वो भी 4 BHK के हिसाब से मार्केट में एक्चुअली नहीं बैठ रहा था। तो उनको कन्विंस कर लिया कि 4 तो नहीं मिलेगा, आप ये 1200, 1250, 1300 स्क्वायर फीट वाला 3 BHK ले लो और अभी करोगे तो आपको ये डिस्काउंट है, कल के लिए भूल जाओ। कल के आप 7:30 के बाद मत आना। और इवनिंग आवर्स में ही आए थे, 6 बजे फैमिली आई थी, 7:30 के बाद आप फ़ोन भी मत करना, आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, आपके लिए 5 लाख एक्स्ट्रा करके दिया है। तो बंदा अभी हो ही जाता है, घर पे बात कर ली उसने कि पापा ऐसे ऐसे मिल रहा है, कर रहा हूँ मैं, 1300 स्क्वायर फीट का है। घर जाने के बाद उसी बंदे की दादी उसको बोली 6 महीने से अपन क्यों ढूंढ रहे हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि 4 BHK चाहिए। अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा है, अपने पास रिलेटिव्स भी आते जाते रहते हैं, तो 3 बेडरूम से 3 बेडरूम अपग्रेड करके क्या ही मिलेगा। अब वो वाले कस्टमर ने जब रात को ही उनको सेल्स टीम को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, रिफंडेबल नहीं है। अच्छा, तो ऐसा दूसरे दिन से फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैंने कहा आप मेल कर दो और मुझे पता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपको 100% रिफंड करेगी विदाउट डिडक्शन। और फिर मेरे से उन्होंने जब 4 BHK की 3-4, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी नहीं है, 3-4 प्रोजेक्ट्स जो देखे उसमें मैंने कहीं ना कहीं एक अच्छी डील ऐसे दिलवाई कि जहाँ पे उनके बजट में नहीं आ रही थी 4 BHK, लेकिन थोड़ा आसपास का एक डील बिठा के दे दिया और हैप्पीली उन्होंने सेम डे पे बुकिंग किया। उनकी दादी को भी बुला लिया, थोड़ी एजेड है फिर भी, कि चलो अपन सेलिब्रेशन साथ में करते हैं और 4 बेडरूम का जो अपना सपना था वो हो गया। सुमित, हीरानंदानी प्रॉपर्टीज में रिपीट क्लाइंट का रेशो क्या है, या फिर जो अभी तक आपने इतने सारे फ्लैट्स जो बेचे तो आपके पास में रिपीट क्लाइंट का रेशो क्या है और रिपीट क्लाइंट का रिव्यू क्या आता है आपको, या फिर जो प्रीवियस कस्टमर है वो क्या रिव्यू देता है कस्टमर को, इसके बारे में? क्योंकि बहुत सारे रिव्यू मैंने भी पढ़े, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू आपके चैनल पे, पर एक्चुअली प्रैक्टिकली जगह पे क्या सीन है उसके बारे में जो थोड़ा सा आइडिया दीजिए। राइट सर। तो पिछले 12 ईयर्स से जो अपन ये बिज़नेस कर रहे हैं उसमें हमने काफ़ी अच्छा क्लाइंट बेस क्रिएट किया हुआ है मार्केट में। तो जब उनका एक एक्सपीरियंस हमारे साथ अच्छे तरीके से रहा है, जहाँ पे उनको अच्छे प्राइस पे हमने प्रॉपर्टी दिलवाई है, आज की डेट में प्राइस एप्रिशिएट अच्छा हुआ है, लोग ये भी फॉलो कर रहे हैं कि हम लोग हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रीसेल भी करवा के दे रहे हैं, यूट्यूब चैनल के थ्रू भी हम लोग वो प्रमोट कर रहे हैं और अच्छे प्राइस पे एप्रिशिएट होके उनकी प्रॉपर्टी फिर से रीसेल भी हो रही है, फिर से वो री इन्वेस्ट करना है तो वो भी हम लोग करके दे रहे हैं। तो वो एक बैकग्राउंड उनका होने की वजह से वो लोग रिपीटेडली अगर अपग्रेड करना है या छोटी प्रॉपर्टी करनी है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेना है, स्टूडियो लेना है या फिर फॉरएवर होम लेना है, एक अल्टीमेट ग्रैंड स्पेशियस फ्लैट लेना है या फिर विला लेना है अल्टीमेटली, या फिर प्लॉट लेना है, तो उसके लिए एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हमारे पास रिपीटेडली आते हैं। आप मतलब मान के चलिए कि रोज़ एक ना एक हमारा कस्टमर जो है उसका कॉल आता ही आता है आज की डेट में, कि जहाँ पे उसको प्रॉपर्टी या तो अपग्रेड करनी है या फिर जो भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड सर्विसेज उसको चाहिए, हमारे से हेल्प चाहिए, आता ही आता है। तो डेली बेसिस पे हम लोग रिपीटेड कस्टमर्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। कितने आते हैं? राइट। तो जिन्होंने रेफरल, ये दोनों एक में एक से राइट तो जिन्होंने प्रॉपर्टी ली है उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, उन्होंने रिव्यूज़ भी ऑनलाइन अच्छे दिए हैं, टेस्टिमोनियल्स दिए हैं, तो डेफिनेटली उनके रेफरेंसेस भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, मतलब तगड़े आ रहे हैं। 15-20% हमारे रेफरल से ही बिजनेस आ रहा है, जहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का क्योंकि एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है और इतना अच्छा गाइडेंस उनको पता है कि इस मार्केट में कहीं से नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो रेफरेंसेस भी आ रहे हैं। प्लस हमारा एग्जिस्टिंग एक फिजिकल ऑफिस भी है जहाँ पे उनको कंसल्टिंग मिलती है,
पोजीशन के बाद उनको पता है कि अगर कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी रीसेल करनी है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, आदमी को कभी भी कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट आ सकती है, तो इनका ऑफिस यहाँ पे फिजिकली मौजूद है, जहाँ पे अपन जाके इनकी हेल्प लेके उस प्रॉपर्टी को निकाल भी सकते हैं अगर अपने को जल्दी से सेल आउट भी करना है, या जो भी रिलेटेड है, या फिर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हो गया, जो भी उनको सर्विसेज चाहिए, हम लोग फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट है, एक अच्छा प्रेजेंस हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे रेफरेंसेस आते हैं ऑटोमेटिकली और जेन्युइनली जनरेट होते हैं। अभी अपन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं रियल एस्टेट से हाँ, रिलेटेड? अभी जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे लोगों को तो यही दिख रहा होगा कि न्यू लॉन्च, अंडर कंस्ट्रक्शन, नियरिंग पोजीशन, अर्ली पोजीशन वाली प्रॉपर्टीज़ ही हम लोग ज़्यादा प्रमोट कर पाते हैं, जिसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है मार्केट में वैसा देखा जाए तो। बट हम लोग रेंटल्स भी देते हैं। अगर किसी ने हमसे प्रॉपर्टी परचेस की, उनको रेंटल की सर्विस चाहिए, फ्यूचर में कभी भी रीसेल की सर्विस चाहिए, ऐसे नहीं कि लिया तो इसी टाइम पीरियड में, 5 साल 10 साल कभी भी अगर आपको लगता है कि उसको रीसेल करना है, क्योंकि हमारे प्रीवियस कस्टमर जिन्होंने 5 साल 10 साल पहले भी लिया है, अभी भी वो आते हैं, तो उनको हम लोग रीसेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी हमारे पास इन हाउस है, ऐसे नहीं कि हम लोग आउटसोर्स करते हैं। तो रेंटल चाहिए, रीसेल चाहिए, ये सर्विसेज मिल जाती है। प्लस सिर्फ फ्लैट्स में लिमिटेड नहीं है, हम लोग करते हैं प्लॉट्स, विलाज, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, ऑफिस स्पेसेस, शॉप्स, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ऐसे टोटल कमर्शियल, सब कुछ। तो रियल एस्टेट रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज एक बायर को चाहिए, वो सब कुछ हमारे पोर्टफोलियो में आज की डेट में अवेलेबल है। और हम लोग एक माइक्रो मार्केट में ही ज़्यादा डीप में जा रहे हैं, पुणे वेस्ट के मार्केट में, ताकि हम लोग यहाँ का डीप नॉलेज रखें और बिल्डर्स के साथ वो टाइप्स कर पाएँ, और वो प्राइस बेनिफिट भी हम लोग हमारे कस्टमर्स को दे पाए, और वो क्वालिटी अश्योरेंस भी हमारे कस्टमर्स को दे पाए। आज की डेट में हम लोग लिटिगेशन वाली कोई भी प्रोजेक्ट्स लेते ही नहीं है हमारे अम्ब्रेला के अंडर, जो भी लिटिगेशन फ्री है, बिकॉज मुझे लगता है 90-95% लिटिगेशन फ्री वाली प्रॉपर्टीज़ ही आ रही है अपने पुणे वेस्ट में। तो उस पर ही ज़्यादा हम लोग फोकस रखते हैं। कहीं भी लिटिगेशन है तो उसको रिव्यू भी करवा के लेते हैं, लेकिन अगर लिटिगेशन है तो फिर है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा ड्यू डिलीजेंस, करेक्ट, उसके सिवाय हम लोग कोई प्रोडक्ट पिच नहीं करते हैं। सही है। एक्चुअली एक आज का नया यानी टॉपिक ऐसा है मार्केट में, पूना मार्केट नहीं और ऑल ओवर इंडिया में मार्केट में ये डिस्कशन चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने हिंजेवाड़ी में लगभग 1000 करोड़ की लैंड परचेस की है, जो कि 32 एकर्स के आसपास की लैंड है। करेक्ट। अभी ये इतना बड़ा इवेंट होने के बाद में वेस्ट के मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा, ऐसा आज के डेट में लग रहा है जी। ऑब्वियसली 7500 के आसपास के रेट में अगर लैंड ही परचेस हो रही है, तो फ्यूचर क्या रहेगा हिंजेवाड़ी का और हिंजेवाड़ी के आसपास के एरिया का। तो सुमित का इसके ऊपर क्या कहना है कि क्या हो सकता है इसमें आगे आने वाले दिनों में? करेक्ट। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं बोलूँगा वायरल हो गया है कि अभी एब्रॉड में भी लोगों को पता चल गया है कि पुणे में हिंजेवाड़ी आईटी पार्क में माइक्रोसॉफ्ट ने इतनी बड़ी लैंड पार्सल लिया, और ये रेट पे लिए, रेट भी पता है लोगों को। तो डेफिनेटली अभी जिस प्राइस पॉइंट पे हिंजेवाड़ी या इसके आजू बाजू का मार्केट चालू, या फिर पुणे वेस्ट मार्केट जिस प्राइस पॉइंट पे अभी चल रहा है, डेफिनेटली उसमें अप्रिशिएट तो होगा ही होगा। और जहाँ पे हम लोग डेवलपर से इंटरेक्शंस कर रहे हैं, उनसे भी एक इंसाइट्स हमें मिलते हैं, डेटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में, लैंड एक्विजिशन के कॉस्ट के बारे में, जब हमें प्राइजेस पता चलती है, तो ये तो दिखाई दे रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम तो अभी चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मेरे कुछ कस्टमर्स वैसे बोल रहे थे कि अभी शायद स्लैक आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ हज़ार इन्वेंट्रीज एवरेज डेवलपर भी निकाल रहा है आज की डेट में पुणे के मार्केट में, उनका उतना ग्रोथ हो चुका है। तो बड़े बड़े डेवलपर्स तो और भी काफ़ी सारी इन्वेंट्रीज लेके, और डिमांड बनी हुई है। आप और मैं तो रेगुलर बेसिस पे देख ही रहे हैं, रोज़ इंटरेक्ट कर रहे हैं कि लोगों को पुणे में घर, फ्लैट जो भी है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट ने जिस प्राइस पॉइंट पे लैंड परचेस किया है, डेफिनेटली इससे 20-30% तक का प्राइस एप्रिशिएशन नियर फ्यूचर में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में जो प्राइजेस चल रहे हैं हिंजेवाड़ी माइक्रो मार्केट में या फिर उसके आजू बाजू के लोकेशंस में, वहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी उसको ट्रांजैक्शन कर लीजिए और प्रॉपर्टी परचेस कर लीजिए। हाँ, ड्यू डिलीजेंस के साथ कीजिए, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में कीजिए, लेकिन जो प्राइस पॉइंट आज में है या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आज जैसे सितंबर अक्टूबर 2024 में जो प्राइजेस है, आपको सितंबर अक्टूबर 2025 में ये प्राइजेस तो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। एटलीस्ट 30-40-45% तक का भी मैं एप्रिशिएशन देख रहा हूँ। और इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको लग रहा है कि वो आपको एप्रिशिएटेड प्राइस निकालना है, तो वो भी उस हिसाब से भी आप पुणे में आज की डेट में प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो। या फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप एटलीस्ट 2 BHK तो हिंजेवाड़ी मार्केट में ले सकते हो, जहाँ पे 28-30,000 का मतलब
अनफर्निश्ड फ्लैट का रेंट चालू है और रेंटल सर्विसेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उस हिसाब से भी आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। सही है। एक्चुअली मेरी अभी एक लास्ट वीक से कुछ डेवलपर्स के साथ में डिस्कशन है जी। तो उन लोगों का ये बोलना है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ने ये रेट में जहाँ पे 7,500 के आसपास में सिर्फ लैंड परचेस किया, तो आज डेवलपर्स जब परचेस करने जा रहे हैं लैंड, तो वहाँ पे जो लैंड ओनर्स है, जो शेतकरी है, तो ऑब्वियसली उनका सबका अभी एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई भी डेवलपर हो, लैंड जो प्राइस एक बार एक बेंचमार्क बन गया तो वो बेंचमार्क के नीचे तो नहीं आने वाला। तो अगर बेंचमार्क आज के रेट में लगभग 7,500 रुपए पर स्क्वायर फीट अगर लैंड का रेट हो गया तो लीगल है, लाइजलिंग है, बाकी के ड्यू डिलीजेंस है, ये सब चीजें करने के बाद में फिर सेल्स के लिए प्रोडक्ट तैयार करना है, फिर कंस्ट्रक्शन करना है और फिर डिलीवर करना है आपको, वो भी 4 से 5 साल लगने वाला, उसमें मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी, ये होगा वो होगा। तो ये आने वाले दिनों में जैसा आपने बोला ना कि 40% तक का, तो ये तो पक्का होने वाला है। 40% तो बढ़ेगा, इसके पूरे के पूरे एक्चुअली सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लैंड तो अभी एक बेसिक रेट बन गया है तो वो तो नीचे आएगा नहीं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो बढ़ती ही जा रही है और ड्यू डिलीजेंस और ये सब चीजें करने, यूडीसीपीआर के बारे में जो नए नॉर्म्स आए, गवर्नमेंट के जो चार्जेस है, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी कस्टमर ने सोचना कि लैंड प्राइस नीचे आ जाएगी, अभी तो प्राइस बढ़ने वाली है। और पुणे में आज जैसे आप मुंबई से कनेक्टिविटी पुणे की बढ़ रही है, जैसे अभी अपने मिनिस्टर्स बता रहे हैं कि रिंग रोड के कनेक्टिंग में मुंबई से अपन कनेक्ट करके बहुत शॉर्ट टाइम में अपन मुंबई चले जाएंगे। मुंबई का नैना सिटी आ रही है अभी, जैसे पुणे से भी उर्से तक के अपन प्रोजेक्ट में अभी भी काम कर रहे हैं, तो उर्से तक अभी माल बेच रहे। तो आने वाले दिनों में बचा के बीच में लोनावाला, खंडाला और कुछ आगे के आसपास के एरिया, तो मे बी 2030 तक का रेशो देखेंगे तो पुणे मुंबई लगभग मर्ज के सिचुएशन में है बराबर। तो प्राइस में तो ये बहुत आगे चला जाएगा, 40% तो पक्का मिलेगा। अभी यही कस्टमर को आप बोलना सर आज मेरा जो वीडियो मैंने डाला है ना, अब अगले साल बराबर वो वीडियो निकाल के देखो कि क्या प्राइस है ना, आज क्या प्राइस है, या फिर आप भी 2023 की भी रेट देखेंगे तो अभी बढ़े ही है कम तो कभी हुए नहीं। करेक्ट। तो ये सिचुएशन अभी मेरे को जो लग रहा है कि आज आते 2-3 महीने में ये चेंजेस आने वाले, तो कस्टमर ने अभी इसमें बहुत एग्रेसिवली आना चाहिए बराबर, फटाफट आके, क्योंकि क्या है फेस्टिवल जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे डेवलपर्स के रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी नवरात्रि है, दिवाली है, क्रिसमस है बराबर, और यही टाइम पीरियड होता है जब एनआरआई कस्टमर्स भी इंडिया में आते हैं, दिसंबर के वक्त आते हैं, के टाइम में जब छुट्टियां आती है ये टाइम में परचेसिंग बढ़ती है। राइट। तो एनआरआई कस्टमर्स के लिए भी एक अच्छा हिंट है, मैं बोलूँगा अगर आप आ रहे हो तो प्रॉपर्टी एक बार देख लीजिए, आपको क्या लगता है, यानी ड्यू डिलीजेंस कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि वर्थ है इन्वेस्ट करना तो डेफिनेटली उसको प्रोसीड कर लीजिए। सही है जी। लास्ट एक चीज जो आपसे जाननी है, जी अभी जितने भी चैनल पार्टनर्स हमको देख रहे हैं, ठीक है, जो व्यूअर्स है, आपके भी व्यूअर्स है, हमारे भी व्यूअर्स है, करेक्ट। तो चैनल पार्टनर्स को कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए और कुछ उनके लिए आप ये बताइए कि आपने जो जर्नी की है आज तक में, ये इसमें से कौन से पॉइंट्स है जो कि शॉर्टकट में आप उनको बता दो कि ये कर दो, एक सक्सेस मिल जाएगी, और कुछ ऐसी चीजें कि जो आपको लगता है कि चेंजेस आना चाहिए मार्केट में, जो चैनल पार्टनर के बिहेवियर में हो या फिर उनके काम के स्टाइल में हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया देके ये अपन पॉडकास्ट को एक अलग ये कर देंगे। करेक्ट। बहुत सारे चैनल पार्टनर्स डेफिनेटली आपके चैनल, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, देखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि उनका ग्राउंड वर्क और एक्चुअल नॉलेज ये कम पड़ता है। मैंने बहुत सारे चैनल पार्टनर्स को देखा है, मैं जो भी अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन लेके आता है तो मैं डेफिनेटली उनको गाइड भी करता हूँ, लेकिन आप क्योंकि ग्राउंड वर्क उतना करते नहीं हो, या तो फिर 2-4 डील मार ली बस आप चले गए गोवा, क्लाइंट के फ़ोन नहीं उठाना और इधर उधर, और या दुबई ट्रिप मार ली, वैसा नहीं होता है। आपने कम से कम 100 डील्स जब तक नहीं मारी ना, तब तक आपने आपका ऑफिस छोड़ना नहीं चाहिए, भले 7 से रात के 9 बजे तक क्यों ना बैठना पड़े। तो आपको 100 डील्स का मिनिमम टारगेट करना है। 2-4 डील मारी वो तो कोई भी मारेगा आज की डेट में, किसी को भी भेज दो, वो तो फ्लूक भी बैठता है, वो तो कस्टमर तो लेने के लिए काफ़ी है मार्केट में, लेकिन आपको ऐसा होना चाहिए कि पैशनेटली वो काम को करो, और थोड़ा पैसा आ गया तो आप हवा में उड़ रहे हो, मैं ही हूँ, ये है वो है, वैसा नहीं। और आपको ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए, आपको नेगोशिएट करते आना चाहिए डेवलपर से। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्लाइंट लेके आए उसके सामने बिठा दिया, वैसे नहीं, आपको क्लाइंट के साइड से डेवलपर्स के साथ झगड़ने आना चाहिए। सही बात है। रेट के लिए हो, चाहे इन्वेंट्री के लिए हो, चाहे उसको पोजीशन के बाद 19-20 मिला है उसको फिर से 20 करा के देने की बात हो, सब के लिए आपको वो करते आना चाहिए।
तो ये मैं बेसिकली बोलूँगा कि इसमें आप आपका अपग्रेडेशन दिखाओ और ग्राउंड वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करो, हर एक कस्टमर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करो, टाइम स्पेंड करो, डेवलपर से मिलो, उसकी मैनेजमेंट टीम से मिलो, सेल्स टीम से मिलो, सेल्स हेड से मिलो, प्रोजेक्ट हेड से मिलो, रीजन हेड से मिलो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। और उनको तो चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पार्टनर जुड़े, तो आप क्यों कम पड़ रहे हो? आप जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डर्स की टीम से मिलो, उनसे रेट लो कि क्या रेट में दोगे इस महीने, चलो मैं क्लाइंट लेके आता हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन करो। या फिर सर आपका ये लेआउट नहीं पसंद है, ऐसे बोल के दिखाओ किसी डेवलपर को, तब आपका वो डेवलपर भी जागा होगा कि अरे क्या गलत हुआ बता मुझे, मेरे लेआउट में क्या। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो चैनल पार्टनर्स नहीं बोल पाते हैं। या फिर लीड टैगिंग के लिए 30 डेज़ का लीड टैगिंग पीरियड होता है, आप बोलो डेवलपर को मुझे 90 डेज़ का लीड टैगिंग पीरियड चाहिए, इतना पहले तो 90 डेज़ ही चलता था। जो भी आपको कंसर्न है आप डेवलपर्स से खुल के बोलो। बहुत सारे चैनल पार्टनर्स बोल ही नहीं पाते हैं, मतलब वो चुप हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपफ्रंट बोलते आना चाहिए, आपका खुद का एक स्टैंड लेते आना चाहिए, तभी आप आपके कस्टमर का भी स्टैंड ले पाओगे, राइट? तभी आप आपके कस्टमर के लिए झगड़ पाओगे, बिल्डर से हो या किसी भी एंड से हो। किसी डेवलपर के ऐप पे कुछ चैनल पार्टनर्स के लिए 90 डेज का टैगिंग है जी, कुछ चैनल पार्टनर्स के लिए 45 डेज। तो ये बिल्डर्स ने एक्चुअली वैसे देखा जाए तो एक यूनिफॉर्म भी करना चाहिए। बात करता है जो आके पूछेगा, जो आके बताएगा कि नहीं सर हमको ये चाहिए और हम आपको कंफर्म इतनी बुकिंग्स दे सकते हैं, पर हमारे को इतना दिन का टैगिंग चाहिए, तो डेवलपर भी दे रहे। ऐसा नहीं कि डेवलपर नहीं दे रहे, पर बहुत सारे चैनल पार्टनर जैसे आपने बोला कि ग्राउंड लेवल पे काम नहीं है। जितने रियल्टर्स देख रहे हैं, अभिजीत सर खुद बोल रहे हैं कि आप जाके जब तक बोलोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। तो 90 डेज का टैगिंग पीरियड हो, 45 डेज का टैगिंग पीरियड हो, इसके लिए आप बात करो। आपको जो भी जेन्युइनली अगर लग रहा है कि ये प्राइस सर हायर साइड पे है, नहीं हो पाएगा, मेरे पास ये कस्टमर है, ये क्लाइंटल है जिनको, उनको प्रोडक्ट्स भी आप समझाओ कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आपके बाजू में ही है, ये प्राइस पे बेच रहे हैं और आपसे ज़्यादा ये वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, तो उनका ये रेट चालू है। तभी जाके वो डेवलपर को भी रियलाइज़ होगा और वो आपको उनके पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेगा कि हाँ भाई इनका फीडबैक जेन्युइन है, इनसे ज़्यादा काम करना चाहिए। मेरा खुद का एक ऐसी सोच है कि मैं या फिर मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, हम कई लगभग 99% किसी चैनल पार्टनर मीट पे नहीं जाते। इसके पीछे रीजन क्या है? चैनल पार्टनर मीट में डेवलपर आएगा तो वो सारे मास्क से बात करेगा, एक साथ में सबको ध्यान में रख के बात करेगा, तो वो उधर एक सर्टन उसका अलग ऑरा रहता है या अलग चीजें रहती है। पर अगर आपको किसी प्रोडक्ट पे काम करना है ना, तो चैनल पार्टनर मीट के दूसरे तीसरे दिन जाओ, पर्सनली डेवलपर से मिलो, पर्सनली टीम से मिलो। चैनल पार्टनर मीट में जाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, साइट पे जाना इंपॉर्टेंट है, साइट में प्रोडक्ट समझना इंपॉर्टेंट है, सेल्स पर्सन समझना इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें अगर फॉलो की जाएंगी ना, तो मार्केट में लोगों को जल्दी पता चलेगा कि सीन क्या है। आज के डेट में क्या होता है, लोग डायरेक्टली उठते हैं, चैनल पार्टनर मीट को जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं। प्रेजेंटेशन अलग है, जगह पे देखना अलग है। जब तक तुम जगह पे नहीं देखेंगे तब तक तुम कस्टमर को उतनी ग्रेविटी नहीं आएगी। और मेरा खुद का एक चैनल पार्टनर के बारे में एक ऐसा ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए ना, तो 70,000 आप फिर से री इन्वेस्ट करो। ठीक है, आज के डेट में जो बहुत इशू आ रहा है ना, कि ये हो रहा है कि 1 लाख आ गए ना, तो उसमें से 10,000 15,000 ही री इन्वेस्ट हो रहे हैं। बराबर, ठीक है। बाकी के कहाँ जा रहे हैं? जैसे आपने बताया गोवा जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हो रही है ना, उसके वजह से आज जो नंबर ऑफ सीपीज बढ़ गए, पर नंबर ऑफ सीपीज के मल्टीपल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे। एक आदमी एक बुकिंग करता है, फिर 3 महीने तक बुकिंग नहीं होती है। बहुत सारे चैनल पार्टनर्स हमको भी मिलते आते रेगुलरली बताते हैं हम सबको। मैं तो पर्सनली सबको ही बताता हूँ कि अगर 1 लाख रुपए मिले ना, तो उसमें से पहले 70,000 रुपए तो री-इन्वेस्ट कर, उसमें के 30,000 ही दे रहे, क्योंकि अगर 70 लगेगा तो अगली बार 2 ट्रांजेक्शन करेंगे, उसके बाद में फिर अगर उसके लगाएंगे तो फिर 4 ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। उसके लिए स्टाफ हायर कर, ऑफिस अच्छा बना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट, ये बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना इज मस्ट, वो बेसिक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते आना चाहिए। बिकॉज अगर इंक्वायरीज भी आई तो उसको कैटर कैसे करोगे? एक्चुअली जो चैनल पार्टनर या फिर ब्रोकर्स को जो अनऑर्गेनाइज बोला जाता था ना, इसीलिए बोला जाता था कि वो कहीं पे नहीं, नाके पे खड़े, कहीं टपरी पे खड़े, और प्रोफेशनलिज्म नहीं था। पर आज के टाइम में ये सब चीजें चेंज हो गई है। 80 से 90% अभी सीपीज आ गए, पर कुछ सीपीज ऐसे भी है जो इंडिविजुअल काम करते हैं, जिनको अभी तक ये फंडा समझ में नहीं आ रहा। जब तक आप एक जगह पे प्लेस नहीं होगे तब तक आप सेटल नहीं हो पाएंगे, और बिना नॉलेज के उतर जाते हैं मार्केट में। और ये वो कहीं पे जॉब करके अगर करेंगे तो ज़्यादा नॉलेज आएगा। भले आप टारगेट लेके चलो 6 महीने ही करना है, साल भर करना है, लेकिन आप नॉलेज लेके उतरोगे तो ज़्यादा बेटर है। और कुछ लोग तो चैनल पार्टनर फर्म से भी निकल जाते हैं कि अभी मैं बादशाह हूँ, मेरा हो जाएगा, ये वो मेरे को सब आने लगा है। उनके लिए भी मैं कहूँगा कि ग्राउंड रियलिटी आप ज़्यादा करो, 360 डिग्री से सोचो, और पूरा जो साइकिल चलता है
रियल्टर का, वो समझो, ना कि हाँ कस्टमर की बुकिंग में ले लूँगा, वैसा नहीं। आप 360 डिग्री से उसको देखो, पूरा साइकिल कैसे चलता है, लीड जनरेशन से लेके लीड क्लोजर तक, उसके बाद भी उसका एग्रीमेंट, उसको जो भी सपोर्ट चाहिए रहता है बैंकिंग रिलेटेड वो समझो, फिर डिसबर्समेंट का समझो, फिर आप बिल रेज करते हो, फिर वो पेमेंट कितने दिन में आता है, कैसी वो साइकिल पूरी क्लोज होती है, आपको फिर उस पर जीएसटी भरना है, नॉन जीएसटी में जाना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें समझो, फिर आपको वो प्रैक्टिकली जमेगा। और कल मैं रिसेंटली एक चैनल पार्टनर मीट पे भी गया था, जहाँ पे सर 100 फ्लैट्स, सिर्फ 100 फ्लैट्स बेचने हैं डेवलपर को, 1200 लोग थे, चैनल पार्टनर्स थे। तो आप इस भीड़ में वो 100 फ्लैट्स कैसे कंज्यूम कर पाओगे? और मुझे पता है 1200 लोग थे, वो खाने पीने ड्रिंक्स विंक्स सब था, उसके लिए आए थे। आप उस पर्पज़ से सीपी मीट में जा रहे हो तो आपका पूरा एजेंडा ही रॉन्ग है और आपका दूसरा दिन भी वेस्ट ही होने वाला है। तो आप इस एजेंडा से जाओ कि मुझे वहाँ पे कुछ सीखने मिलेगा, एक प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। खाना पीना तो अलग बात है, उसको आप ध्यान मत दो। इनिशियली आप अगर ग्रो करना चाहते हो एज ए रियल्टर, तो आप इस चीज़ पे फोकस रखो कि नॉलेज आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन करो। उस हिसाब से आप चैनल पार्टनर मीट में जा रहे हो तो ठीक है, खाने पीने के लिए जा रहे हो तो मैं तो बोलूँगा जाना छोड़ दो। सही बात है। मेरा अभी फाइनल क्वेश्चन है। जी जी हीरानंदानी प्रॉपर्टी जी। ऑल रूम किचन जी। के फ्यूचर प्लान्स क्या है? जी सर, जो बेसिकली जिस ग्रोथ पे अपन चल रहे हैं उसको डेफिनेटली एक्सपांड करना है। हमने मल्टीपल लोकेशंस एक्सप्लोर किए हैं, पुणे वेस्ट माइक्रो मार्केट में ही रहना ये हमारा डिसाइडेड है। लेकिन वहाँ पे जैसे मल्टीपल जैसे अभी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है, उनको मुझे उसका जो पोटेंशियल है उसको मुझे दुनिया तक लेके जाना है। बिकॉज पुणे को सिर्फ इंडिया में या महाराष्ट्र में लोग फॉलो नहीं करते हैं, अक्रॉस ग्लोब फॉलो करते हैं। यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ की कंपनी से बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे भी सेटल हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में पुणे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो पुणे का जो पोटेंशियल है उसे मैं अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम के थ्रू थोड़ा सा अनलॉक करना चाहूँगा, लोगों के सामने खोलना चाहूँगा, और चाहूँगा कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें इंडिया में, पुणे में। डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि पुणे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ग्रोथ पुणे में है, नंबर 1 लिवेबल सिटी है। जिस तरीके से यहाँ पे पिछले साल 1 लाख इन्वेंट्री बेची गई है, बिग नंबर। दूसरी जो सिटी वो 50,000 के आसपास भी नहीं है। तो पुणे इतना आगे निकल चुका है बाकी सिटी से, तो पुणे में इन्वेस्टमेंट तो आनी ही वाली है। इसका तो ये नहीं कि ब्रेक एकदम से लग जाएगा। तो वो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो पुणे का ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, मैसिव ग्रोथ है। करंटली हम इसमें और डीप डाउन जाना चाहेंगे, और एक और हम लोग वर्टिकल सोच रहे हैं जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी स्टेप इन करेंगे, और वहाँ पे भी हम लोग खुद का कंस्ट्रक्शन एक अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में लाना चाहेंगे। हो सकता है कमर्शियल, हो सकता है रेसिडेंशियल हो, उसके बारे में अभी तक नहीं है, बट वी आर इन सर्च कि हम लोग कंस्ट्रक्शन एक वर्टिकल डेफिनेटली लाना चाहेंगे। वो एक है। मेरी तरफ से आपको गुड विशेस। जी, थैंक यू सो मच सर। और थैंक्स फॉर कमिंग। आज बहुत सारी चीज़ें सुमित आज एक्सप्लोर हुई है, जो कि व्यूअर्स के लिए भी थी। मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें नई पता चली है आज, जो कि एक्चुअली सच में एक दूसरे को मिलना या फिर ये चीज़ें करना, इससे ही नॉलेज बढ़ता है। इससे ही नॉलेज बढ़ता है। ब्रोकर यानी यही रहता है कि जो सबके बीच में है, सबके बीच में है। तो सबके बीच में बहुत अच्छा टैगलाइन दिया सर आपने, ब्रोकर यानी कि जो सबके बीच में है। तो वो बंदा है। करेक्ट। ऐसा मिलना होता नहीं है अभी सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अपन मतलब ठीक है, बाहर इतना भी नहीं अपन डेडिकेटेडली बात कर पाते। आपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया तो बहुत सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की, और बहुत टाइम के बाद आराम से बैठ के एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने का मौका मिला। सो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच।